हेलो दोस्तों। एक बस ड्राइवर से वेनेजुएला का प्रेसिडेंट तक का सफर तय करने वाला निकोलस मादुरो, जिसको यूएस मिलिट्री ने ऑपरेशन करके डिटेन कर लिया। निकोलस मादुरो ऐसा एक डिक्टेटर के बारे में हम एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनने के बाद ओनली 20 कंट्रीज का सपोर्ट मिला, जबकि उनके ओपोनेंट को मिला 60 कंट्रीज का सपोर्ट। मादुरो का असली डिक्टेटरशिप का सेहरा सामने आता है 2018 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से। 2018 के इलेक्शन में मादुरो सेकेंड टाइम वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बने। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो नॉर्मल सा बात है, बहुत सारे देशों में सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं बहुत लोग, लेकिन नहीं। 2018 का जो इलेक्शन जीता था ना मादुरो, ये टोटली फ्रॉड करके जीता था। इसलिए तो उनको 20 कंट्रीज से ओनली सपोर्ट मिला और उनके ओपोनेंट को 60 कंट्रीज से सपोर्ट मिला। दरअसल इलेक्शन होना था 2018 के दिसंबर महीने में, लेकिन मादुरो ने दिसंबर महीने में इलेक्शन कंडक्ट ना करवा कर मई महीने में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए डेट डिक्लेयर कर दिया। इससे बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। दरअसल मादुरो ने ये इलेक्शन शो ऑफ के लिए कंडक्ट करवाया, क्योंकि उनको पता था जनता उनसे भीषण नाराज है और इस हालत में उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने काम ही किया था जनता की नाराजगी वाला काम। 2013 में प्रेसिडेंट हुगो चावेज के डेथ के बाद वेनेजुएला में हेवी इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ था, लेकिन मादुरो ने ये इकोनॉमिक क्राइसिस संभाल नहीं पाया। पावर के लालसा ने उनको दोबारा पावर में रहने के लिए सब कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। वो दोबारा पावर में आने के लिए स्टेट में जो कुछ करना था, जो कुछ बदलाव करना था, सब कुछ कर लिया, जिसके चलते करंट प्रेसिडेंट मादुरो के खिलाफ लोग सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन मादुरो को ये सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने लगे। पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था लोग, अब जनताओं के बीच मादुरो के खिलाफ दूसरा हिंसा भड़क गया। जनता ने जमकर प्रोटेस्ट किया। जनता ने पूरा उम्मीद लगाए बैठा कि अब तो मादुरो हर हाल में ही हारेंगे। वो इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को अपने हाथ में ले लिया, स्टेट पुलिस एंड मिलिट्री को भी इस्तेमाल किया। इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री सब कुछ इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता था जनता ने कभी उनको फेयर तरीके से वोट नहीं देगा। खैर, बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद आखिर इलेक्शन कंडक्ट हुआ। वोट काउंटिंग के टाइम जब देखा कि रिजल्ट मादुरो के खिलाफ जा रही है, वोट काउंटिंग हॉल में अचानक करंट चली गई और 1 घंटे के बाद मादुरो काउंटिंग हॉल से बाहर आई। और जब 1 घंटा बाद हॉल से बाहर आया, इलेक्शन काउंसिल ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ मादुरो की जीत घोषणा की। अपोजिशन के विरोध के बावजूद भी ना वेरिफिकेशन, ना रिकाउंटिंग, ना कुछ हुआ। इमेजिन करो, आज भारत में जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर हरकतें कर रहा है, ठीक इसी तरह 2018 में इलेक्शन कमिश्नर मादुरो की गोद में बैठ गई थी। इलेक्शन के बाद वेनेजुएला के एपेक्स कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि मादुरो एक जबरदस्ती पावर टेकअप करने वाला प्रेसिडेंट है। हैरानी की बात है कि कोर्ट के ये स्टेटमेंट के कुछ ही मिनट बाद मादुरो ने शपथ ग्रहण कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके बोला कि मादुरो का प्रेसिडेंसी इलिजिटिमेट है। मादुरो को दुनिया के ओनली 20 कंट्रीज से सपोर्ट मिला, जबकि उनके ओपोनेंट लीडर ग्वाइडो को 60 कंट्रीज का रिकॉग्निशन मिला। जनता ने उनके खिलाफ फिर मोर्चा खोला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ एक मिलिट्री अपराइजिंग भी हुआ। मादुरो ने इसको भी डिसमेंटल कर दिया। प्रेसिडेंट मादुरो के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसलिए इतना था क्योंकि उस टाइम हिस्टोरी का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस वेनेजुएला में आया था। वेनेजुएला के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक्चुअल बैकग्राउंड शुरू हुआ था 2010 में एंड 2014 आते आते ये कंडीशन बद से बदतर होने लगा। वेनेजुएला का ये कंडीशन इसलिए हुआ था क्योंकि वेनेजुएला एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। वेनेजुएला के लोग ऑयल बेच कर डेली लागत सामान इंपोर्ट करता है। 2014 में ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से $40 पर बैरल हो गया था। तब देश को $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा हो गया था। इससे क्या हुआ, वेनेजुएला का इंपोर्ट कैपेसिटी घटने लगा और इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा। 2018 के इलेक्शन धांधली करके जीतने के बाद मादुरो का डिक्टेटरशिप चरम पथ पर चल रही थी। तब 2019 में यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज ने वेनेजुएला के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज किया। सैंक्शन के बाद देश की इकोनॉमी में जो भी बचे के दम थे वो भी तोड़ दिया। अब वेनेजुएला ना ऑयल एक्सपोर्ट कर पा रही है और ना डेली लागत सामान इंपोर्ट कर पा रही है। ये सब कारण लोगों के पास कैश की भारी कमी होने लगा।
तब सरकार अचानक ऐसे एक गलत डिसीजन लिया जो पूरा दुनिया के किसी भी देश का हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ क्या, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सेंट्रल बैंक ने नोट छपना शुरू किया और लोगों के हाथ में नोट थमा दिया। और 2019 आते आते इन्फ्लेशन 3,50,000 गुना बढ़ गया। जरा सोचो, आपको पहले एक चॉकलेट 1 रुपए में मिलता था, आज वही चॉकलेट 3,50,000 में मिल रहा है। किसान का सामान खरीदने बाजार जाओ तो कट्टा भर के नोट लेके जाना पड़े बाजार में, तो इकोनॉमी का कैसा हाल होगा। अगर आपको एक बैग भर्ती नोट दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। और बोला जाए कि एक बैग नोट से सिर्फ 1 केजी चावल ही आ सकता है। ऐसा होगा कि सीधा आसमान से जमीन पर गिर जाओगे तुम। वेनेजुएला में हाल ही में ऐसे ही कंडीशन चल रही थी। जो लोग बैड इकोनॉमी अथवा मादुरो की डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाया, प्रोटेस्ट किया, मादुरो ने इस प्रोटेस्ट को वायलेंटली सप्रेस किया, प्रोटेस्टर को डिसमेंटल किया, एनकाउंटर करवाया। ऐसे ही मादुरो ने 2019 के दिसंबर महीने आते आते 6,500 लोगों को मरवा दिया। 2021 तक 20% वेनेजुएलन सिटीजन यानी 54 लाख लोग देश छोड़ के भागे। 2019 में देश की इकोनॉमिक जिस तरीके से क्रिटिकल पोजीशन में आया था, ठीक इसी तरह देश की पॉलिटिकल कंडीशन में क्रिटिकल हो गया था। इस क्रिटिकल कंडीशन में वेनेजुएलन लोग शर्म, दरिद्रता और अनसर्टेनिटी के साथ बिताते रहा। देश के लोगों के माइंड असली मुद्दों से भटकाने के लिए देश के जितने सारे मीडिया थे सब खरीद लिया और पूरा दिन सिर्फ मादुरो के गुण बखाने में लगा दिया। जिस भी टीवी चैनल, मीडिया मादुरो के खिलाफ बोलने की कोशिश करता, सबके ऊपर सेंसरशिप अथवा दूसरा कोई आरोप लगाकर उनके जेल भेज दिया जाता था। जिस तरीके से आज भारत में ईडी, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, ठीक इसी तरह मादुरो ने भी किया था। 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम में भी इलेक्टोरल काउंसिल को अपने कब्जे में ले लिया और इलेक्शन में धांधली करके इलेक्शन जीत लिया। ऑपोजिशन ने इलेक्शन फ्रॉडुलेंट का सबूत दिखाया और वो भी देखा है कि ऑपोजिशन लीडर एडमुंडो को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिला, बट मादुरो ने एडमुंडो को अरेस्ट वारंट इश्यू किया। एडमुंडो देश छोड़ के भागे और 2025 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमुंडो को वेनेजुएला का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट घोषणा की। अगर रियली देखा जाए तो अमेरिका की चिंता वेनेजुएला के लोगों के लिए नहीं है, न कि वेनेजुएला का डेमोक्रेसी का है। अमेरिका का असली मकसद और कुछ था। दरअसल वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। दुनिया का टोटल ऑयल का 17% ऑयल रिजर्व सिर्फ वेनेजुएला में पाया जाता है और यूएस का गोल सिर्फ वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व पर है, न कि वेनेजुएला का डेमोक्रेसी पर है। वेनेजुएला में यूएस का एक ही गोल है, रेजिम चेंज करना और एक पापेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। 2024 के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद जब मादुरो फिर प्रेसिडेंट बना और यूएस को सीधा सीधा धमकी देने लगा, तब यूएस को समझ में आ गया था कि अब सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा। और अगस्त 2025 में यूएस ने साउदर्न कैरिबियन सी में एक मिलिट्री बेस सेटअप किया। एनसीआई के एक टीम को मादुरो का मूवमेंट ट्रैकिंग करने भेजा। अक्टूबर 2025 में वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मासादो को नोबेल प्राइज दिलवाकर डिक्टेटर वर्सेस डेमोक्रेसी का नैरेटिव सेटअप किया एंड मासादो को वेनेजुएला में ज्यादा पॉपुलर किया। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला में उन लोगों ने डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए हरगिज कोशिश करेंगे। एंड 2025 के नवंबर महीने में मासादो ने ट्रम्प के साथ प्रॉमिस किया था अमेरिका के साथ जितने ऑयल एंड नेचुरल गैस रिलेटेड डील था सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। यूएस ने फिर 1 साल चला। यूएस ने मादुरो के ऊपर यह भी एलिगेशन लगाया कि मादुरो ने वेनेजुएला में नार्को स्टेट चला रही है। उन्होंने वेनेजुएला से कैरिबियन अथवा मेक्सिका के थ्रू ड्रग्स एंड कोकेन सप्लाई करता है और ये एलिगेशन बार बार मादुरो ने खंडन करते आ रहा है। यूएस का वेनेजुएला पर स्ट्राइक करने का वही 2 रीजन नहीं था। बात यह है कि वेनेजुएला जियोग्राफिकली यूएस का नजदीक है, बट ज्यादातर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डील चाइना, रशिया, तुर्की एंड ईरान के साथ करता है और ये एलिगेशन मादुरो ने कंडेम किया है। चाइना अपने देश का 4 to 5% ऑयल सिर्फ वेनेजुएला से इंपोर्ट करता है। साल 2000 में चाइना ने वेनेजुएला पर $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। यूएस का डर है जिस तरीके से चाइना ने श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसाकर भारत के नजदीक श्रीलंका का पोर्ट अपने कब्जा पर ले लिया और भारत के नजदीक आकर उन्होंने जहाज डॉक करने शुरू कर दिया, ठीक इसी तरीके से चाइना वेनेजुएला पर भी कर सकता है। इसलिए यूएस नेवी ने वेनेजुएला का सी रोड 3 महीने से सील करके रखा
ताकि वेनेजुएला का कोई भी ऑयल टैंकर्स बाहर ना जा पाए और चाइना रशिया भी वेनेजुएला के नजदीक ना भीड़ पाए। इससे यह हुआ कि वेनेजुएला की इकोनॉमी में एक डीप इम्पैक्ट पड़ा। फाइनली प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑर्डर पर यूएस नेवी का एक स्पेशल डेल्टा फोर्स ने 3 जनवरी रात 11 बजे यूएस नेवी का स्पेशल डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन स्टार्ट किया एंड इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्ट। इस ऑपरेशन में यूएस का 150 एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग एयरपोर्ट से उड़ान भरे। इस ऑपरेशन के एक महीने पहले से ही यूएस डेल्टा फोर्स को ऑपरेशन को सही से अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था। इस ऑपरेशन को एग्जैक्ट अंजाम देने के लिए मादुरो का हाउस कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार करके डेल्टा फोर्स को प्लानिंग एंड रिहर्सल दिया था। 2 घंटा 15 मिनट सफर करने के बाद यूएस फोर्स करीब रात 2 बजे वेनेजुएलन कैपिटल कारकास पहुंचे एंड कारकास पहुंचते कैपिटल सिटी का 3 एयर बेस पर बॉम्बिंग शुरू किया। इसमें 50 से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की मौत हुई, जिनमें से मैक्सिमम कोलंबिया का मिलिट्री गार्ड था। अबाउट 1.5 घंटा ऑपरेशन के बाद मादुरो को कैप्चर कर लिया। इस पूरा ऑपरेशन का लाइव स्ट्रीम यूएस प्रेसिडेंट एंड यूएस सेक्रेटरी ने फ्लोरिडा में बैठकर देख रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से ओबामा ने बिन लाडेन का ऑपरेशन देख रहा था। ऑपरेशन के बाद यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने घोषणा किया कि अब वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाया जाएगा और मादुरो को नार्को टेररिज्म के अपराध में यूएस में ट्रायल शुरू कर दिया। यूएस का ऐसा डेमोक्रेसी का रंग देना नया काम नहीं है। वो इसके पहले इराक, लीबिया, सीरिया सब में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के नाम पे कितना तबाही मचाया हम सब जानते हैं। वो दावा तो करते हैं कि हम डेमोक्रेसी लाने वाले हैं, लेकिन अब तक कहीं पर डेमोक्रेसी लाया नहीं और स्टैब्लिश हुआ भी नहीं। अफगानिस्तान से तो वो उल्टा फिर भागे। पहले जिस तरीके से इराक, लीबिया के ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व पर कब्जा करना मेन मकसद था, इसी तरह वेनेजुएला पर पापेट रेजिम स्टैब्लिश करके ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व पर कंट्रोल जमाना उनके मेन मकसद है। वेनेजुएला ने जिस इराक, रशिया, चाइना के साथ दोस्ती करके अमेरिका के साथ दुश्मनी पर उतर आए, वो आज वेनेजुएला के इस क्रिटिकल कंडीशन में सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर ही पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दुनिया में एक ही रियल बंदा है, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने अमेरिका को इस हालत में खुली धमकी दे रही है। चाइना रशिया के साथ जो भी दोस्ती किया, उनके मुसीबत में चाइना रशिया कभी आगे नहीं बढ़े। दूसरी तरफ यूएस के एलाय जो भी कंट्रीज है, जैसे कि सऊदी, यूएई, इजराइल, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब के मुसीबत में यूएस पहले कतार में खड़ा रहता है। फिर भी यूएस को वेनेजुएला पर कंट्रोल जमाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वेनेजुएलन लोग डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग अब तक प्रेसिडेंट मादुरो के साथ खड़ा है, क्योंकि वेनेजुएलन गवर्नमेंट अब भी इंटैक्ट है, जो कि मादुरो के साथ खड़ा है।